हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो क्या है हमारा 9 अगस्त 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये सब हम अंदर देख ही लेंगे। तो डायरेक्ट पहले टॉपिक पे चलते हैं जो कि जीएस पेपर 1 से आज भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। ठीक है, जो यूएन है उसके द्वारा बाल विवाह जो है उसकी कड़ी आलोचना की गई है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था, जो जिम्बाब्वे है उसमें जो 14 साल की एक मतलब बच्ची थी, उनकी मतलब जो प्रसव जो डिलीवरी होती है उसके दौरान मौत हो गई थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने कम उम्र में जो जबरन विवाह कराए जाने की जो है निंदा की है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इस मौत से जो सोशल मीडिया है और बाल अधिकार कार्यकर्ता है उनमें ज़ोरदार गुस्सा देखा गया है। तो जिम्बाब्वे में बाल विवाह संबंधी मामले, तो हमारे लिए यहाँ पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे जो भारत में जो कानून है इसके लिए जो बाल विवाह है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे में जो है महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो नाबालिग के विवाह कराए जाने सहित हिंसा संबंधी जो मामले होते हैं वो भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जो जिम्बाब्वे है उसमें हर 3 में से जो है एक लड़की जो है उसकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। ठीक है, पूरे विश्व में अगर हम बाल विवाह देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो अफ्रीका का जो उप सहारा क्षेत्र है वहाँ पे जो है 35% जो युवा महिलाएं हैं उनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है। उसके अलावा सेकंड पे कौन आता है, तो दक्षिण एशिया, जिसमें कि भारत भी इंक्लूड है। वहाँ पे जो दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश जो है उसमें 30% से जो है 30% तक जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है। ठीक है, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो हर साल 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों का उनके बचपन में ही जो है शादी कर दी जाती है। इसके अलावा अगर हम निम्न स्तर देखें तो लैटिन अमेरिका, कैरिबियन देश, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, इन सब में क्या है बाल विवाह का निम्न स्तर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अलग अलग जो कन्वेंशन है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला कन्वेंशन क्या है, 1979 का कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इससे किसी बच्चे की सगाई और विवाह जो कानूनी रूप से जो है मान्य नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड क्या है, 1964 का कन्वेंशन ऑन कंसेंट ऑफ मैरिज, मिनिमम एज ऑफ मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज। इसके अनुसार जो है अभी समय के जो पक्षकार सदस्य देश हैं उनमें विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट करने हेतु विधायी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगला जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वाले भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत विवाह के लिए स्वतंत्र एवं पूर्ण सहमति के अधिकार को मान्यता दी गई है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड सीआरसी, उसमें विवाह का सीधा उल्लेख नहीं किया गया, पर उसमें जो है बाल विवाह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी प्रकार के जो दुर्व्यवहार होते हैं उससे सुरक्षा का अधिकार है इसके अंतर्गत, और हानिकारक जो पारंपरिक प्रथा है उनसे सुरक्षित होने का अधिकार जैसे अन्य अधिकारों से ये जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यूनिसेफ है और यूएनएफपी है। यूनिसेफ क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, 2016 से जो है, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसके द्वारा संयुक्त रूप से जो बाल विवाह होता है उसको समाप्त करने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम ये शुरू किया गया था। उसके अलावा बच्चों को कम आयु में जो है और जबरन जो विवाह उन्मूलन होता है, उन्मूलन मतलब हटा देना, और सतत विकास लक्ष्यों के जो लक्ष्य 5 आपने देखा होगा, जो हमारे टोटल 17 लक्ष्य हैं उसमें से लक्ष्य 5 लैंगिक समानता पर्याप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को जो है सशक्त बनाने का एक भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, बाल विवाह से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, तो ये मतलब काफ़ी सारी चिंताएं हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो लड़कियों में लड़कियों की शादी पहले हो जाती है तो उनसे उनकी मतलब लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है ना, मतलब 13, 14, 15, 16 इस एज में जो है मतलब कोई भी लेडीज़ अगर जैसे शादी होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, उन्हें संभालना, तो इस वजह से मतलब लड़की कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाती, जिनके साथ मतलब ये हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी सारी चिंताएँ वो यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले 18 साल की आयु से पहले जो है विवाह मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका मूलभूत उल्लंघन है। ठीक है, उसके अलावा यह प्रथा लड़कों की तुलना में जो है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, यह लैंगिक भिन्नता के बावजूद मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। उसके अलावा बाल विवाह का क्या परिणाम होता है कि लड़कियों को कम आयु में गर्भावस्था होती है, सामाजिक अलगाव से भी गुजरना पड़ता है, जिनका उनकी स्कूली शिक्षा में जो है बाधा उत्पन्न होती है, और करियर हो गया, व्यावसायिक उन्नति होती है, ऐसे अवसरों को सीमित हो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, कुल मिलाकर उनका संपूर्ण विकास संकट में पड़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा बाल विवाह से लड़कियों को बचपन छीन लिया जाता है और उनके जीवन और जो स्वास्थ्य होता है उसको भी खतरा होता है ना। कम एज में जो है शादी होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य को भी, जैसे जिम्बाब्वे में देखा गया 14 साल की जो मतलब बच्ची थी उसकी जो है डिलीवरी के दौरान डेथ हो गई है ना। तो 18 वर्ष से पहले विवाहित लड़कों को घरेलू हिंसा का सामना करने की अधिक
और स्कूल में पढ़ाई जो जारी रखने की कम संभावना हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है इससे। उसके अलावा बाल वधू अक्सर किशोरावस्था के दौरान गर्भवती हो जाती है और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उनके व उनके शिशु के लिए जो है जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से मान लीजिए मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो 2-4 पॉइंट आप इसमें से भी लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब पॉइंट दिए गए हैं और हमारे समाज से रिलेटेड भी है, तो इसके बारे में आपको वैसे ही पता होना चाहिए। बाल विवाह एक लड़की के स्वास्थ्य, भविष्य और परिवार उसको जो है प्रभावित करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कम एज में मतलब मैच्योरिटी कम होती है लड़कियों में, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास और समृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक भार भी डालता है, ठीक है। बिना किसी और बढ़ोतरी के 2030 तक 120 बिलियन से अधिक जो है अन्य लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऊपर क्या दिखाया गया था, वर्ल्ड में सिर्फ 12 मिलियन था, ये 2030 तक 120 मिलियन होने की आशंका है, ठीक है। बाल विवाह के बढ़ते मामलों के कारण जो है तो बच्चों को शादी के जोखिम में डालने से के लिए कई कारक एक साथ काम करते हैं, जिसमें क्या होता है, गरीबी हो गया, ठीक है, पारिवारिक सम्मान हो गया, सामाजिक मानदंड होते हैं, प्रथागत या धार्मिक जो नियम होते हैं, विवाह द्वारा बच्चों की सुरक्षा संबंधी धारणा, मतलब शादी जो है जल्दी कर दी जाती है गाँव में, ठीक है, उनकी सुरक्षा संबंधी धारणा के चलते, अपर्याप्त विधायी ढांचा और देश में सिविल पंजीकरण प्रणाली की स्थिति आदि ये सब शामिल है। अब भारत में भी कुछ कानून देख लेते हैं बाल विवाह के ऊपर। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929, ठीक है, ये भी बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये भी क्या करता है, बाल विवाह जो उसकी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम की कमियों को दूर करने और उन्हें सुधारने हेतु इसे जो है पारित किया गया। अब आवश्यकता क्यों है इसकी, तो सामाजिक जागरूकता में इससे वृद्धि होगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चों को उनके जो मानव अधिकार होते हैं उनके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है और इस प्रकार की घटना होने पर बच्चों को मना करने और विरोध करने के लिए सिखाया जाना चाहिए, मतलब स्कूली शिक्षा में इसे शामिल करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मीडिया को भी इस जघन्य प्रथा के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब स्कूली शिक्षा हो, मीडिया जो है इसमें सक्रिय भूमिका निभाए, लड़कियों के प्रति सामाजिक मानदंड और जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव लाना चाहिए, एक सशक्त कानूनी और नीतिगत प्रणाली, सेवाओं में सुधार हो, सामाजिक मानदंडों में बदलाव और लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बना सकती है। उसके अलावा स्कूल में छात्रों को शिक्षा के महत्व और कम उम्र में जो शादी रहती है उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उस पर जोर देते हुए मूल्य आधारित शिक्षा, ठीक है, मतलब जो है मूल्य आधारित शिक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए। सरकार जो है साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और पीवी संधू, मतलब ये तीनों ही क्या है, हमारे जो गेम्स है उनमें टॉप मोस्ट में आते हैं, जैसी शख्सियत को भी इस कार्य में शामिल कर सकती है। मतलब इससे जो महिलाएं हैं कम एज की वो प्रभावित होंगी, इससे जो है काफ़ी उन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इन महिलाओं खिलाड़ियों ने अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित की है और बच्चों के माता पिता और छात्र इनकी उपलब्धियों से प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है। इनके मतलब नाम याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर इस टाइप का है तो आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और पीवी सिंधु। बाल विवाह रोकने के लिए सरकार द्वारा नामित संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को तत्काल सुरक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। मतलब जो है सोशल में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट में से कुछ ना कुछ लिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्या है, तो जीएस पेपर 1 से ही है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, ठीक है। अटलांटिक भूमध्य रेखीय परिवर्ती परिसंचलन AMOC, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो इसका संदर्भ क्या है, तो एक अध्ययन के अनुसार क्या पता चला कि जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, जो पृथ्वी का मतलब नॉर्थ पोल है हमारा, उसमें एक जलवायु यंत्र है जो कि AMOC जिसका नाम है, उसके काफ़ी कमज़ोर होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के मौसम में व्यापक बदलाव हो सकते हैं। AMOC होता है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक समुद्री धाराओं की एक विस्तृत प्रणाली है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो उत्तरी अटलांटिक है उसमें जो महासागरीय गर्म जल होता है उसका प्रवाह उष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पे हमारा है, तो उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, 23.5 से 66.5 के बीच उसकी ओर होता है, और गहरे समुद्र के माध्यम से जो ठंडा जल होता है उसका प्रवाह वापस भूमध्य रेखा की ओर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, AMOC होता है, इसके कमज़ोर पड़ने की आशंका है। जलवायु मॉडल के अनुसार जो है AMOC पिछले 1000 वर्षों में सबसे अधिक कमज़ोर स्थिति में जो इस साल है, ठीक है। हालांकि यह ज्ञात नहीं कि AMOC की यह कमजोरी परिसंचरण में बदलाव के कारण या नियमितता में होने वाली कमी के कारण है, मतलब इसका रीज़न अभी तक पता नहीं है। तो ये किस प्रकार कार्य करता है,
तो अटलांटिक भूमध्य सागरीय परिवर्तित परिसंचलन जो है कन्वेयर बेल्ट होता है। कन्वेयर बेल्ट होता है जैसे आप गांव वगैरह में गेहूं वगैरह पीसते हैं तो उसकी जो मोटर होती है उस पर एक बेल्ट होती है ना, उस पर जो है जैसे एक साइड रख देते हैं, दूसरी जगह जो है उसे वो कन्वे कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है एक कन्वेयर बेल्ट है, उसकी भांति महासागरीय धाराओं की एक वृहद प्रणाली है जो कि तापमान और जो लवणता होती है उसमें भिन्नता से संचारित होता है। मतलब टेम्परेचर जो है और उसमें जो पानी का मतलब लवणता क्या होता है, जो उसमें नमक वगैरह घुला होता है जिससे पानी का जो घनत्व होता है वो बढ़ता है, ठीक है। इन दोनों से संचारित होते हैं। जैसे जैसे महासागर जो है गर्म जल उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, जो गर्म जल होता है वो ऊपर की ओर नॉर्थ पोल की ओर जो है प्रवाहित होता है, यह ठंडा होता जाता है क्योंकि नॉर्थ में क्या है, बर्फ़ है। तो इसी दौरान कुछ मात्रा में जल का वाष्पीकरण भी होता है जिससे जल की लवणता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर समुद्र के पानी में वाष्पीकरण होगा तो वहाँ पे जो उसका डेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप एक टोपी में अगर नमक और पानी को मिला दें और अगर मैं वहाँ पे गर्म कर दूँ गैस को, तो उससे क्या होगा, पानी उड़ता जाएगा और उसकी जो डेंसिटी है या घनत्व है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। निम्न ताप और लवणता की जो उच्च मात्रा है उससे जल का घनत्व बढ़ जाता है और यह अधिक घनत्व वाला जल गहरे समुद्र में बैठ जाता है। अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब घनत्व ज़्यादा है, तो वो समुद्र में क्या होता है, बैठ जाता है। इस ठंडे और अधिक घनत्व वाले जल का महासागरीय सतह के नीचे कई किलोमीटर तक दक्षिण की ओर पानी धीरे धीरे प्रवाह होने लगता है। मतलब जो नीचे बैठ जाता है तो उसका जो प्रवाह है वो दक्षिण की ओर होने लग जाता है। अतः यह जल राशि जो दक्षिण की ओर प्रवाह करेगा अगर उत्तर से, तो बीच में क्या आएगी, भूमध्य रेखा आएगी। तो उसके नज़दीक जो उद्वेलन प्रक्रिया है उसके द्वारा वापस सतह पर आकर गर्म हो जाती है, ठीक है। उद्वेलन क्या होता है, जब वो दक्षिण की ओर प्रवाह करता है तो वापस धीरे धीरे वो ऊपर की ओर आने लगता है, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर का पानी ऊपर जा रहा है, मतलब उत्तर की ओर जा रहा है, और नीचे का पानी दक्षिण की ओर जा रहा है, तो एक प्रकार से वो सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे आते टाइम वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो दोबारा गर्म हो जाता है और परिसंचरण का चक्र पूरा हो जाता है। दोबारा ऊपर आके दोबारा गर्म होकर सेम प्रोसेस फॉलो होता है। AMOC के समाप्त होने की स्थिति में होगा क्या, तो इसका जब जो AMOC इसका अगर अंत हो गया तो परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल है, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और अटलांटिक क्षेत्र में समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। स्तर में जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाएगा और यूरोप और उत्तरी अमेरिका की कुल वर्षा में गिरावट आएगी और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मानसून में परिवर्तन आदि घटनाएँ हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला क्या है, GS पेपर 2 से सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, ठीक है। तो इसमें क्या है, दत्तक ग्रहण जो होता है वो धर्म की सीमाओं में सीमित नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं, क्या है संदर्भ इसका। तो जो गोद वगैरह लेते हैं ना, जो किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों की देखरेख और संरक्षण होता है, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो मतलब गोद ले रहा है जो व्यक्ति, उसमें उसके धर्म तक उसे सीमित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो संबंधित इसमें प्रकरण क्या है, तो जो अदालत है उसने उपरोक्त फैसले के एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि जिसमें एक ईसाई जो दंपत्ति है उसने हिंदू कानून के तहत एक बच्चे को गोद लिया था, ठीक है। तो अदालत के अनुसार जो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम है उसके तहत ईसाई और मुस्लिम दंपति सीधे ही किसी हिंदू बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं और जो गोद लेने के लिए उन्हें किशोर न्याय अधिनियम इसके तहत जो है प्रक्रिया का पालन करना होता है, ठीक है। तो अदालत ने कहा कि चूँकि जो पालक है, जो मतलब बच्चे को गोद ले रहा है, माता पिता और उनके परिवार द्वारा बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, इसलिए बच्चे को उनके प्रभार और संरक्षण से हटाने का कोई कारण नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे को जो दत्त होमम है नामक हिंदू दत्तक ग्रहण समारोह, इसके अनुसार जो है उसे गोद लिया गया था, अतः इस संबंध में भविष्य में कोई कानूनी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। भारत में दत्तक ग्रहण कानूनों को नियंत्रित करने वाले विधिक ढांचा, तो इसके अंतर्गत जो गोद लेना है वो पर्सनल लॉज के दायरे में आता है, ठीक है, जो निजी कानून होता है उसमें आता है। और हमारे देश में जो प्रचलित विविध धार्मिक परंपराएं हैं उनके कारण इस संदर्भ में मुख्य रूप से 2 पृथक जो है कानून लागू हैं, ठीक है। कौन से संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, गार्जियन एंड वार्ड्स 1890 ये लागू होता है, और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, ठीक है। जो कि पहला किसके लिए जो लागू होता है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी जो धर्म होते हैं वो जो औपचारिक रूप से गोद लेने की उन्हें अनुमति नहीं होती है, अतः गोद लेने के लिए उन्हें इसका पालन करना पड़ता है। और दूसरे में जो हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म है इन पर जो है ये लागू होता है दूसरे वाला, ठीक है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम में भी जो है गोद लेने से ये संबंधित है। उसके अलावा देखिए अगला क्या है, GS पेपर 2 से ये सरकारी नीति और सेमी जो है यूनिट है। उसके अलावा जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्रीय कानून की मांग, तो इसमें संदर्भ क्या है कि जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने की जो है मांग की गई है। पृष्ठभूमि क्या है इसमें,
तो जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, ऐसे राज्यों में क्या हो गया, पहले ही जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जो है सख्त कानून लागू किए जा चुके हैं। ठीक है, हरियाणा और कर्नाटक भी इस तरह के जो है कानून बनाने के इरादे की घोषणा कर चुका है पहले ही। लेकिन जो केंद्रीय कानून बनाने की मांग है वो करने वालों को कहना है कि देश में हाल की घटनाओं के ने ये साबित कर दिया कि एक अखिल भारतीय जो रैकेट है, और इसलिए एक केंद्रीय कानून बनाए जाने की इसमें आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब स्टेट्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंटर को भी ऐसा करना चाहिए। तो धर्मांतरण विरोधी कानूनों के अधिनियम के पीछे के तर्क क्या है, एक तो जबरन धर्म परिवर्तन की जो है धमकी होती है। ठीक है, उकसाना या प्रलोभन की समस्या, मतलब पैसे वगैरह देके धर्म परिवर्तन कोई मौलिक अधिकार भी नहीं है। ठीक है, इसमें आलोचक जो है उनका पक्ष क्या है कि जो कई विधि जो वेताएँ होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार के कानूनों की कड़ी आलोचना की गई है। उनका तर्क ये है कि जैसे कि लव जिहाद आपने सुना ही होगा यूपी वगैरह में, उसकी अवधारणा का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। ठीक है, इन्होंने संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसका हवाला देते हुए कहा कि जो संविधान व्यक्तियों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को गारंटी देता है। उसके अलावा अनुच्छेद 25 भी जो है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपनी जो पसंद के धर्म होते हैं उनको अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने और किसी भी धर्म का पालन ना करने के अधिकार की गारंटी देता है। उसके अलावा विवाह और धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने कई निर्णयों में कहा है कि किसी वयस्क को अपना जीवन साथी चुनने संबंधी मामले में पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, इस पर राज्य और अदालतों को कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो लिली थॉमस और सरला मुदगल दोनों मामलों में यह पुष्टि की थी कि जो धार्मिक विश्वास है उसके बिना और कुछ कानूनी लाभ जो प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किए गए जो धर्म परिवर्तन है उसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने 2020 में जो सलामत अंसारी प्रियंका खरवार इस मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा था कि किसी साथी को चुनने का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, नागरिकों के जीवन और जो स्वतंत्रता है संबंधी मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 है। ये 2021 में भी क्वेश्चन आया था कि किसी मतलब जो महिला है उसको अपनी पसंद से अगर शादी करनी है तो वो कौन से अनुच्छेद में आता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए समय की जो मांग है तो एकरूपता की आवश्यकता है इसके लिए हमें। ठीक है, तो जो मानवाधिकार के सार्वभौमिक जो घोषणा UDHR है उसने अनुच्छेद जो हमारा 18 है उसके अनुसार सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और उनके धर्म परिवर्तन करने का अधिकार दोनों जो है इसमें शामिल है। चूँकि यह एक राज्य का विषय है इसके लिए जो केंद्र है इस पर जो है अनुबंध खेती पर मॉडल कानून आदि जैसे कोई एक मॉडल कानून इसके ऊपर बना सकती है। ठीक है, मतलब स्टेट्स में है तो एक सेंटर में भी अगर इस टाइप का बना दिया जाएगा तो जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। धर्मांतरण विरोधी जो कानून बनाते समय राज्यों को अपनी इच्छा से धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई अस्पष्ट या अनेकार्थी प्रावधान नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई इच्छा से कर रहा है तो उस पर नहीं करना चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानूनों में जो अल्पसंख्यक समुदाय संस्थान द्वारा जो धर्मांतरण के लिए कानूनी चरण है उसका उल्लेख करने संबंधी प्रावधान को भी जो है इसमें शामिल करना चाहिए। लोगों को जो है ज़बरदस्ती एक तो धर्मांतरण, प्रलोभन आदि मतलब पैसे वगैरह से संबंधित प्रावधानों और तरीकों के बारे में भी शिक्षित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, GS पेपर 2 से ही है, यूनिट आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें जो है न्यूज़ क्या है, जो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही जो PM दक्ष योजना है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या है, तो जो कौशल विकास योजना है उसको इसके द्वारा ईजी बनाया जाएगा। किन के लिए, तो जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियाँ और सफाई कर्मचारी हैं इनके लिए जो है कौशल विकास योजना को PM दक्ष के द्वारा पोर्टल और मोबाइल ऐप का आज जो है शुभारंभ किया गया, आज मतलब 9 तारीख को। तो इसके बारे में देख लेते क्या है योजना। तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही जिसे PM दक्ष कहा जा रहा है, इस योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसी साल अभी लॉन्च हुई है तो करंट में आ सकता है। 2020 से 21 में जो है चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो पात्र लक्षित समूह है उनको कौशल विकास जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कौन से अपस्किंग, रीस्किंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इसके जरिए जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, पात्रता कौन होंगे, तो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके वंचित व्यक्ति, आर्थिक रूप से जो पिछड़े होंगे, गैर अधिसूचित जनजातीय, सफाई कर्मचारियों सहित कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, उसके अलावा ट्रांसजेंडर भी इसमें आएंगे। ठीक है, इसी तरह के अन्य श्रेणियों के व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, छोटी छोटी जो अलग सी चीज़ें आ जाती हैं वो कहीं ना कहीं हम पढ़ते टाइम जब प्रीलिम्स में आएगा तो हमें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, योजना का महत्व और आवश्यकता क्या है, तो लक्षित समूह के अधिकांश व्यक्तियों के पास आर्थिक संपन्नता
मतलब पैसे कम होते हैं, ठीक है। इसलिए हाशिए पर रहने वाले जो इन लक्षित समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान और उनकी दक्षताओं को बढ़ाना आवश्यक है, ठीक है। जो लक्षित समूह है, इनके लक्षित समूह हमने ऊपर देख लिए किन के बारे में बात हो रही है। तो उनके अधिकांश व्यक्ति ग्रामीण कारीगरों की श्रेणी से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो बाजार में बेहतर तकनीकों के आने के कारण हाशिए पर चले गए हैं। लक्षित समूह में बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो अपनी सकल घरेलू मजबूरियों के कारण आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली काम और कभी कभार दूसरों में शहरों में प्रवास करने की ज़रूरत वाली जो मजदूर रोजगार होती है वो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मतलब जो अपना घर वगैरह छोड़ के नहीं आ पाती ज़्यादातर, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो जीएस पेपर 3 से अगला टॉपिक हाइड्रोजन ईंधन यूनिट आप देख ही रहे हैं, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। इसको हमने शायद पढ़ा भी था, परसों में पढ़ा था आई थिंक सो। तो 2030 तक जो है जो रेलवे है उसको मिशन नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन रेलवे, ठीक है। इसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था आई थिंक, जो हमने वो किया ना 28 टेस्ट पेपर किया है, उसमें एक क्वेश्चन भी इससे आया हुआ था, ठीक है। मतलब एक लाइन का सिर्फ स्टेटमेंट था जो कि सही था। तो उसके तहत भारतीय रेल हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीक पर जो है ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है। इसके लिए जो मौजूदा ट्रेन है उनके पुनः संयोजन, जिसे क्या बोलते हैं रेट्रोफिटिंग, ये करने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हाइड्रोजन ईंधन है क्या। तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में सबसे हल्का और जो है पहला तत्व है। पहले आप देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, इस टाइप से। अगर 11वीं-12वीं में साइंस साइड में जिस पे केमिस्ट्री होगी उन्हें पता होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भार क्या होता है, हवा के भार से कम होता है। हाइड्रोजन के गुब्बार देखते हैं ना, आप हवा में उड़ जाते हैं, तो इसलिए यह वायुमंडल से ऊपर की ओर उठकर फैल जाता है, और यही कारण है कि इसे शुद्ध रूप से H2 में मुश्किल से ही किया जाता है इसको, ठीक है। उसके अलावा मानक ताप और दाब पर जो हाइड्रोजन एक गैर विषाक्त, अधात्विक, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक दहनशील द्विपरमाणुकता गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन जो है वो ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर जो है शून्य उत्सर्जन, जीरो मतलब उत्सर्जन करने वाला ईंधन है। जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, इसका उपयोग जो है ईंधन सैलों अथवा आंतरिक दहन इंजनों में किया जाता है। आंतरिक यान जो स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्जन होता है, इसके लिए ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। जो मतलब स्पेस में भेजा जाता है ना हमारे, वहाँ पे भी लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। आपने सुना ही होगा। हाइड्रोजन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो यह ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर तत्व है। सूर्य और अन्य तारे व्यापक रूप से हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। उसके अलावा जो खगोलविद होता है उनका अनुमान है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 90% जो परमाणु हाइड्रोजन परमाणु ही है। जो मतलब 90% जो परमाणु मिलते हैं वहाँ पे वो हाइड्रोजन परमाणु है। किसी भी अन्य तत्व की तुलना में हाइड्रोजन सर्वाधिक यौगिक का एक घटक होता है, ठीक है। जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला हाइड्रोजन है वो सर्वाधिक प्रचुर यौगिक जल है। मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, जल में, पानी में। H2O पानी का फॉर्मूला होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जल निकाय है उसमें आणविक हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर अधिकांश हाइड्रोजन जल और ऑक्सीजन के साथ तथा जीवित या मृत अथवा जीवाश्म जैवभार जो होता है उसमें कार्बन के साथ युग्मित होता है, ठीक है। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विखंडित करके हाइड्रोजन का निर्माण किया जा सकता है। पानी को मतलब अगर उसके अणु को तोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन का निर्माण किया जा सकता है। हाइड्रोजन को भौतिक रूप से अथवा गैस या तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है। मतलब लिक्विड भी होता है, भौतिक फिजिकल भी होता है। गैस के रूप में हाइड्रोजन का भंडारण करने हेतु आमतौर पर उच्च दाब वाले टैंकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवा से हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ मतलब बाहर की तरफ फैलता है, जिसकी वजह से उच्च दाब वाले टैंक बनाए जाते हैं। तरल के रूप में हाइड्रोजन का भंडारण करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर -8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए ठोस पदार्थ की सतह पर अथवा ठोस पदार्थों के भीतर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में स्वच्छ हाइड्रोजन उद्योगों की जो है क्षमता। तो हाइड्रोजन जो ईंधन होता है उसके उपयोग से जो उत्सर्जित होने वाला एकमात्र उप उत्पाद जल होता है। मतलब हाइड्रोजन को जैसे कि H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो मतलब अगर हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं तो अगर वहाँ पे कुछ भी बचेगा तो वो क्या बचेगा, जल बचेगा, ठीक है। जिस कारण यह ईंधन 100% स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिकल वाहनों में ईंधन सेलों की जो शक्ति होती है, घरेलू उत्पादन में इसकी क्षमता और ईंधन सेलों की उच्च दक्षता क्षमताओं के कारण एक वैकल्पिक ईंधन भी माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ जो फ्यूल सेल होते हैं, फ्यूल ईंधन सेल होते हैं, गैस चालित आंतरिक दहन इंजन की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक कुशल भी होते हैं, ठीक है। मतलब ये काफ़ी कुशल होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ मिलकर एक ईंधन सेल 2 से 3 गुना अधिक कार्यक्षम होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आंतरिक दहन ईंधनों के लिए ईंधन के रूप में भी काम करता है। 2 पाउंड
हाइड्रोजन गैस की ऊर्जा 1 गैलन गैसोलीन की ऊर्जा के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं, हाल ही में जो केंद्रीय बजट था उसमें वित्त मंत्री द्वारा 2020 से 21 का जो बजट था उसमें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन NHM इसकी घोषणा की गई। इसके ऊपर कल हमने क्वेश्चन किया था आई थिंक, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ठीक है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो MNRE है उसने स्पष्ट किया कि जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन है उसके लिए 1 महीने के अंत तक मसौदा नियम को अंतिम रूप दे दिया जाए और इसके बारे में मौजूदा नियमों को मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु भेजा जाए। ठीक है, उसके अलावा भारत के समक्ष अगर चुनौतियों की बात करें तो जो हरित और नीले हाइड्रोजन के निष्कर्षण है उसकी आर्थिक संधारणीयता हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए उद्योगों के सामने भारी जो है चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। मतलब अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये काफ़ी जो है महंगा बैठता है। ठीक है, इसको मतलब अगर हम हाइड्रोजन को हमें बनाना है तो ये प्रोसेस काफ़ी जो है आर्थिक संधारणीयता मतलब वही पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है इस पर। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग और उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली जो प्रौद्योगिकी होती है जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS अभी जो है प्रारंभिक चरण में है और काफ़ी महंगी है। ठीक है, इससे हाइड्रोजन की उत्पादन लागत काफ़ी अधिक हो जाएगी। किसी संयंत्र के पूरा होने के बाद जो ईंधन सेल होते हैं उसकी रखरखाव लागत काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, जैसे कि दक्षिण कोरिया की बात करें वहाँ पे है। ईंधन के रूप में और उद्योगों में हाइड्रोजन का व्यावसायिक उपयोग हेतु हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और मांग निर्माण के अनुसंधान और विकास में भारी निवेश की आवश्यकता है। कुल मिला के मतलब ये एक तरह से महंगा पड़ता है इसे इसका जो कन्वर्जन होता है। ठीक है, प्रीलिम्स जो है एविया द्वीप, तो ये कहाँ पे है, इसे जो है यूबोआ के नाम से भी जानते हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है और उसके अलावा ये संकीर्ण यूरिपस जलडमरू मध्य जो स्ट्रेट होता है उसके द्वारा ग्रीस की मुख्य भूमि के जो बाइओटिया इससे अलग होता है। ठीक है, उसके अलावा एविया द्वीप हाल ही में इसके जंगलों में लगी भयंकर आग की वजह से चर्चा में था। उसके बाद अलावा ITBP बल जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उसके द्वारा पहली 2 महिलाओं अधिकारियों को युद्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ITBP के जो UPSC द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से 2016 से अपने जो संवर्ग में महिला युद्धक अधिकारियों की भर्ती शुरू की गई थी 2016 से। ठीक है, इससे पहले ITBP में केवल कॉन्स्टेबुलरी रैंक में युद्ध महिलाओं की भर्ती होती थी। ठीक है, उसके अलावा ITBP जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय सशक्त पुलिस बल है। यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से सटी भारतीय सीमा की निगरानी हेतु भारत का प्रमुख सीमा गश्ती संगठन है। स्थापना कब हुई थी तो ITBP की 1992 में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, तो ये क्या है NIA, इसका गठन जो है जो NIA अधिनियम 2008 है इसके तहत किया गया था। केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी भी है। इसके लिए राज्यों की विशेष अनुमति के बगैर ठीक है राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार होता है। ठीक है, उनकी अनुमति के बगैर, ये याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। 2019 में किए गए संशोधन के बाद NIA को जो है विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों की जांच करने की शक्ति जो है प्रदान की गई थी। उसके अलावा पेंसीलुंगपा ग्लेशियर, ठीक है, तो ये पेंसीलुंगपा ग्लेशियर लद्दाख का जो जास्कर क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे स्थित है। तापमान में वृद्धि और सर्दियों में कम बर्फबारी होने के कारण यह ग्लेशियर पीछे खिसकता जा रहा है। ठीक है, जास्कर रेंज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसमें स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अभी नया नया बना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका आ जाए प्रीलिम्स में, जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। ठीक है, भूवैज्ञानिक रूप से जास्कर रेंज टैथिस हिमालय का हिस्सा है। उसके अलावा लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाले मार्बल दर्रा और कई अन्य दर्रे इस क्षेत्र में स्थित है। 13,000 फीट ऊंचा जो जोजिला दर्रा है वो जास्कर रेंज के एकदम उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये सब आपने उसमें जो ज्योग्राफी की NCERT है अगर आपने वो पढ़ी होगी तो उसमें काफ़ी अच्छे से ये सब दर्रे वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। उसके अलावा जो है 7 का भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा इसके बाद। तो इसके अलावा बस देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर जो अपडेटेड मटेरियल है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा आपने अगर क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर अटैम्प्ट किया तो अपना स्कोर ज़रूर बताएं। ओके, हैव अ गुड डे।